आदाब, नमस्कार। मैं रिदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजट को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा इस बजट से नौजवानों को मिलेंगे मौके, आर्थिक विकास की बढ़ेगी रफ्तार। नीट पर सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार, कहा पेपर लीक को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। कांग्रेस ने बजट को बताया निराश करने वाला, कहा युवाओं को झुंझुना, नौकरी पेशा को नहीं है राहत। नेम प्लेट को लेकर योगी सरकार अपने स्टैंड पर कायम, यूपी सरकार के बड़े मंत्री का ऐलान। बजट में बिहार और आंध्रा के लिए बड़ा ऐलान पर बोली सपा, कहा दोनों सरकार के फूफाजी। बिहार के लिए बजट में ऐलान के बाद राबड़ी देवी बोली, अब तो नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए। मोदी सरकार के बजट में जीतू पटवारी का बड़ा रिएक्शन, कहा इस बार भी झूठ भी दोगुना। राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार में कमला हैरिस बोली, कहा अमेरिका को पीछे ले जाना चाहते हैं ट्रंप। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान युवाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में युवाओं को खास तोहफा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला ने कहा है कि इस साल शिक्षा और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री का बजट रोजगार, कौशल विकास, कृषि और विनिर्माण पर फोकस करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लिए रोड मैप है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्य वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा है कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में, ऐसे भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और 4% की ओर बढ़ी है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। मोदी सरकार का शुरुआत से युवाओं पर खास फोकस रहा। पहले ही माना जा रहा था कि सरकार महिलाओं और किसानों के साथ ही युवाओं के लिए भी अपना खजाना खोल सकती है। युवाओं का खास फोकस रोजगार पर है। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा आम बजट की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। युवाओं के सामने रोजी रोटी हमेशा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अपने पहले 2 कार्यकाल में मोदी सरकार ने स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया मिशन के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए कदम उठाए थे, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। ऐसे में युवा वर्ग बजट 2024-25 से काफी उम्मीद लगाए हुए था। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में युवाओं के लिए कई ऐलान किए थे। उन्होंने कहा था कि स्किल इंडिया मिशन के तहत देश के 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि विकास को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलने वाला है। नौजवानों को अनेक अवसर मिलेंगे, जबकि दलित और पिछड़े समाज को लोग मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने बजट पेश किए जाने के बाद देश को संबोधित करते हुए कहा कि बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित होगी, साथ ही आर्थिक विकास को नई गति भी मिलने वाली है। विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। सुप्रीम कोर्ट में नीट एग्जाम से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली से फिजिक्स के एक सवाल पर रिपोर्ट मांगी थी।
अदालत ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने बताया है कि डायरेक्टर प्रोफेसर बनर्जी ने फिजिक्स डिपार्टमेंट से एक समिति गठित की थी। समिति ने राय दी है कि एक सवाल का विकल्प 4 सही था, इसलिए एनटी ने अपनी आंसर में सही उत्तर दिया था, जो कि 4 विकल्प था। सोमवार को इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा में एक सवाल के सही उत्तर पर समिति की राय मांगी थी। कुछ छात्रों ने सवाल के 2 विकल्पों के लिए अंक देने के एनटीए के फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूरे एग्जाम सिस्टम पर बात की। उनका कहना है कि पेपर लीक और गड़बड़ियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इससे सफल छात्र तनाव में है। इससे पहले सुनवाई के दौरान नीट छात्रों की तरफ से पेश वकील ने अदालत को बताया था कि एनटीए ने क्वेश्चन पेपर लीक होने और लीक हुए क्वेश्चन पेपर पर व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किए जाने की बात स्वीकार की है। वहीं अदालत ने नीट एग्जाम को रद्द करने का अनुरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं से ये दर्शाने को कहा है कि परीक्षा आयोजित करने में व्यवस्थागत विफलता हुई थी। पीठ ने कहा है कि अब तक रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये दर्शाए कि क्वेश्चन पेपर लीक व्यापक स्तर पर हुआ था। उन्होंने कहा है कि पटना और हजारीबाग में कुछ गलत कृतियों के उदाहरण है, लेकिन वो व्यवस्थागत विफलता को दर्शाने के लिए काफी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार के जरिए पेश किए गए बजट में सिर्फ निराशा और हताशा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने बजट को युवाओं के लिए झुंझुना बताते हुए कहा कि इसमें नए रोजगार के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया है। सुरजेवाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मोदी 3.0 के बजट में निराशा व हताशा है। 0+0 = 0। किसान के लिए कुछ नहीं, न एमएसपी की गारंटी, न कर्ज से राहत, न डीजल, कीटनाशक, दवाई, खाद की कीमत कम। बस बातें ही बातें हैं। युवाओं के लिए झुंझुना, नए रोजगार का कोई रास्ता नहीं। सालाना सिर्फ 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, असंगठित क्षेत्र को चौनी तक नहीं। लेबर इन्वेस्टमेंट यानी रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों, कपड़ा, कंस्ट्रक्शन आदि के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि बजट में से एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग जैसे शब्द गायब हैं। उन्होंने कहा है कि SC ST BC शब्द का बजट स्पीच में नामो निशान तक नहीं है। साफ है, लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ वोट न देने की सजा भी है। बीजेपी का SC ST BC विरोधी चेहरा भी। उन्होंने कहा है कि मध्य वर्ग व नौकर पेशा को 10 साल से कोई राहत नहीं, न टैक्स एक्सेम्पशन स्लैब बनी, न ही कोई राहत। देश के गरीब की जिंदगी सुधारने के लिए 0, बस 5 किलो राशन लो और गरीबी में गुजारा करो। संसद का बजट सत्र जारी है। इस बीच आपके सांसदों ने आज संसद परिसर में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए प्रदर्शन किया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि जेल में अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि उनका शुगर लेवल कई बार 50 से नीचे जा चुका है। केंद्र की मोदी सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको जेल में रखे हुए हैं। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो। दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने पर भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने निशाना साधते हुए कहा कि आज से आतिशी आप नेताओं के जेल और बेल समूह में शामिल हो गई हैं। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। बेहतर होता उन्होंने माफी मांगकर इस मामले को सुलझा लिया होता। देखिए, आज से आतिशी जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल एंड बेल का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। बेहतर होता वो आज जब आ ही गई थी तो न्यायालय में माफी मांग करके इस चीज को परमानेंटली सेटल कर लेती, मगर शायद अभी वो थोड़ा समय लेना चाहती हैं माफी मांगने में। मेरा मानना है उनके वकील ने प्रयास किया लंबी डेट लेने का, कामयाब नहीं हुए, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा और ये बहुत जल्दी निर्णय होगा और आतिशी जी को माफी मांगनी होगी। उन्होंने किसी भी बड़े न्यायालय में अब तक तो कोई अपील या कुछ भी दायर नहीं किया है। लगता है वो न्यायिक प्रक्रिया को स्वीकार कर रही हैं, उसके अनुसार चल के देर सवेर माफी मांगना चाहती हैं, थोड़ा देर करना चाहती हैं बस। सर, क्योंकि वो कोर्ट में पेश हो गई, अदालत ने उन्हें कितनी राशि पर जमानत दी है? अदालत ने आज उन्हें 20,000 रुपए की बेल बॉन्ड और 20,000 रुपए की श्योरिटी 2 के आधार पर बेल दी है। उनके एक साथी कार्यकर्ता ने या किसी ने भी उनकी बेल दी है और इसके बाद अब ये मुकदमा चलेगा।
सर अब आगे सुनवाई के लिए कितनी तारीख मुकर्रर की गई है? अगली सुनवाई 8 अगस्त को है। यात्रा के रास्तों पर नेम प्लेट विवाद और हलाल को लेकर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखे जाने के फैसले पर रोक लगा दी हो, लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं होगा। मंत्री दयाशंकर ने कहा है कि सरकार नेम प्लेट को लेकर अपने फैसले के स्टैंड पर कायम है और आगे भी रहेगी। वहीं उन्होंने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि सरकार इस फैसले से भी पीछे नहीं हटी है। हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी। हलाल प्रोडक्ट की बिक्री किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। दयाशंकर ने कहा कि सरकार की तरफ से हलाल को लेकर कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है। इस बारे में कुछ लोग अपनी मनमानी चला रहे थे, ऐसी मनमानी कतई नहीं चलने दी जाएगी। हलाल प्रोडक्ट्स की बिक्री नहीं होने दी जाएगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि केंद्र सरकार का आज जो बजट पेश हुआ है वो गरीबों और समाज के सभी वर्गों के लिए लाभदायक है। केंद्र ने आज बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसी की सहायता माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। हालांकि सरकार का ऐलान समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार बचनी है तो अच्छी बात है। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजना से जोड़ा गया है, मगर उन्होंने पिछले 10 सालों में बेरोजगारी और भी बढ़ा दी है। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट पर कहा कि ये बजट नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है। इनका अपना विजन कुछ भी नहीं है। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, अब देखना ये होगा कि अमल कैसे लाएंगे। ऐसा है, नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। ना देश के लिए, ना नौजवान के लिए। चिकित्सा खाली कर दिया। कोई मतलब ऐसा बजट है जिसके अंदर पूरा डर परिलक्षित हो रहा है। सर, इसके अलावा एक 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप की बात की गई है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया कि ये अप्रेंटिसशिप की बात तो राहुल गांधी कर ही रहे थे न्याय यात्रा के दौरान, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अपना विजन इनका कुछ नहीं है, अपना विजन कुछ नहीं है। अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। बजट 2024 के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें कागजों पर ये बजट अच्छा लग सकता है, लेकिन जमीन पर इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो कंपनियां किसानों को जैविक खेती सिखाएंगी, उन्हें इससे फायदा होने वाला है। सरकार को फसलों की कीमत का भुगतान करना चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ते उर्वरक प्रदान करना चाहिए। देखो, बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी
और वो कहेगी कि हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक, या आएगा उस पर पैसा चला जाएगा। वो इसका ये देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। आप उसको पानी फ्री दे दो तो सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। आप उसको सस्ता फर्टिलाइजर दे दो, दवाइयां दे दो। क्या जितने इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में लगते हैं उस पर जीएसटी नहीं है? आप उसको फ्री कर दो तो इक्विपमेंट कुछ सस्ते हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आप सोलार पे दो, आप बिजली पे आप दो। एग्रीकल्चर ग्रामीण उसमें पूरा जो अगर भूमिहीन किसान है वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। आपने उसके लिए क्या सुविधा करी? जो दूध उत्पादन करने वाले किसान हमारी महिलाएं माताएं हैं वे भूमिहीन हैं, उनके पास में जमीन भी नहीं है लेकिन वो दूध का उत्पादन करती है। उसके लिए क्या किया बजट में? 20 रुपए किलो दूध के रेट कम हो गए एक साल में। सबसे ज्यादा हालात तो उनकी खराब है। जो कारखानों में काम करते हैं लेबर, उसका क्या करा आपने? हेल्थ पे क्या किया? ग्रामीण हेल्थ पे कोई योजनाएं हैं? एजुकेशन आप उनको फ्री दे दो, उन पे काम करना चाहिए। एजुकेशन जो दिल्ली की एजुकेशन है आप वो करो ना गांव में भी। केंद्र सरकार की ओर से बजट में बिहार को बड़ी सौगात मिली है। बिहार में 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। आज बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ है। 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान हुआ है। बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। इस पर अब बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का ये बजट विपक्ष पर करारा तमाचा है। आज उनके मुंह पर ये करारा तमाचा केंद्र सरकार ने दिया है और उनका हवा निकल गया है आज। और आज उनको मुंह दिखाने के लायक वो नहीं है जिस तरह से वो हल्ला कर रहे थे। बिहार को आज सबसे बड़ा चीज मिला कि पटना से लेके पूर्णिया एक एक्सप्रेस हाईवे लेन मिला है। 26,000 करोड़ रुपया हाईवे पर मिला है। और जितना भी जिला है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, बिहार सरकार प्रस्ताव देगी, वहां नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। नए एयरपोर्ट का प्रस्ताव दिया गया है। गंगा नदी पर इतना पुल है, उसके बाद भी 2 नया पुल बिहार में कम्युनिकेशन बढ़े उसके लिए 2 नया गंगा पर पुल दिया गया है। फिर 35 में 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट जो कि पूरे बिहार के बिजली की समस्या को दूर कर देगा वो दिया गया है। और इस तरह करके हमें ग्रामीण विकास को 2,66,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो अपने आप में ये बिहार के लिए केंद्र सरकार की इतनी चिंता हम लोगों ने सोचा भी नहीं था सपना में कि इतना ज्यादा बिहार के लिए सोचा जाएगा। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इसको लेकर अब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार के लिए किए गए बजट में ऐलान पर नाराजगी जताते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि जो बिहार को मिला है उससे कोई विकास नहीं होगा, झुंझुना है। बाढ़ है, बाढ़ पर कोई काम नहीं हो रहा है। जनता के घर द्वार डूब गया है, दहा गया है, खाने पीना फूल गिर रहा है, लगातार हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चोरी डकैती सब हो रहा है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। किसानों का खाद बीज सस्ता करना चाहिए, महंगाई पर रोक लगाना चाहिए। पेट्रोल डीजल सब महंगा है, किसान क्या करेगा? बिजली, किसानों को बिजली भी नहीं मिलता है। हो गया चलिए। 26,000 करोड़ दिया है बिहार को, 26,000 करोड़ दिया गया है। झुंझुना है, रेलवे के झुंझुना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। केंद्र की ओर से बीते सोमवार को लिखित रूप से ये बात बता दी गई है। अब बिहार में विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रही है। आज मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर महागठबंधन के विधायकों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश कुमार को घेरा, झुंझुना बजाकर और बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। कहा कि बजट में इसको लेकर ऐलान हो।
यार किए हुए तुम लोग यार सभी लोगों ने पास किया था। बिहार विधानसभा ने भी विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है। ऊपर में भी भारतीय जनता पार्टी और नीचे में भी इनकी सरकार है, वो देने से इनकार कर रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं मिनिमाइज किया जाए, लेकिन हम समझते हैं कि वो नहीं मिलेगा। ये बिहार के साथ धोखा है, नाइंसाफी है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने राज्य में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है। यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश को लेकर यूपी में विवाद के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी निकायों में किसी भी तरह का भ्रम फैलाने से बचने को कहा है। शहरी विकास और आवास विभाग ने एक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। इससे पहले उज्जैन के महापौर ने दावा किया था कि दुकानदारों को बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम बोर्ड पर लिखने के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। दरअसल उज्जैन के महापौर ने पिछले हफ्ते महापौर परिषद के 26 सितम्बर 2002 के एक कथित फैसले का हवाला देते हुए दावा किया था कि दुकानदारों से अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए कहने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने दावा किया था कि मंजूरी को आपत्तियों के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है और सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब ऐसी खबरों को गलत बताते हुए उन्होंने शहरी निकायों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को दिए गए निर्देशों के बारे में भ्रम फैलाने से बचने का निर्देश दिया है। वहीं इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 दुकान मालिकों को बोर्ड पर अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं करता है। मोदी सरकार के 11वें बजट का ऐलान हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में बजट पेश किया, जिसके बाद अब विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे झूठ का बजट बताया है। मोदी सरकार का जो पुरानी हिस्ट्री ये बताती है कि रोजगार 2 करोड़ देके सत्ता में आई थी। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हो गया। 4 करोड़ रोजगार, यानी वो 2 करोड़ के झूठ को डबल कर दिया। डबल इंजन की सरकार होती है, ऐसे डबल झूठ की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। 12 दी गई है, बिहार को अलग से बजट देने की बात। अभी पूरा बजट आएगा जब प्रतिक्रिया देंगे, पर डबल झूठ की ये सरकार, डबल बजट को लेकर डबल झूठ बोलने वाली है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर तीखे हमले के साथ की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व राष्ट्रपति देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। डेलावेयर के विल्मिंगटन में अपनी प्रचार टीम को संबोधित करते हुए कमला ने कहा कि ट्रंप का विवादित प्रोजेक्ट 2025 मध्यम वर्ग को कमजोर करेगा और हमें एक बार फिर उन विफल नीतियों की ओर ले जाएगा जिनके तहत अरबपतियों और बड़ी कंपनियों को करों में भारी छूट दी गई और कामकाजी लोगों से इसकी भरपाई करवाई गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के गत रविवार को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने की अचानक घोषणा ने सबको चौंका दिया था। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस के नाम की सिफारिश की थी। इसके अगले दिन बाइडेन के प्रचार अभियान टीम का नाम बदलकर हैरिस कैंपेन कर दिया गया था। कमला हैरिस ने प्रचार टीम के सदस्यों से कहा कि वो बाइडेन हैरिस कैंपेन टीम को बरकरार रख रही हैं। ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश को उस दौर में ले जाना चाहते हैं जब कई अमेरिकियों को पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार हासिल नहीं थे, लेकिन हम एक उज्जवल भविष्य में यकीन करते हैं जिसमें सभी अमेरिकियों के लिए जगह है। हम एक ऐसे भविष्य में यकीन करते हैं जहां हर व्यक्ति के पास न केवल आजीविका जुटाने का बल्कि आगे बढ़ने का भी मौका हो। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।